बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पोर्टेड हुकूमत, साम्राज्य हुकूमत पाकिस्तान में बनी। इसके सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। हुकूमत पाकिस्तान में बनती है। इसका इजलास, काबीना का इजलास बरतानिया में होता है। ये शहबाज शरीफ की तरफ से एक नया ट्रेंड मुतारफ़ करवाया गया है, नया रुझान सामने आया है। हो सकता है कि आलमी सतह पर इस रुझान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिले। जिस तरह से शहबाज शरीफ काबीना के इजलास के लिए लंदन चले गए, काबीना को साथ ले गए, वज़रा को साथ ले गए, दुनिया के बाकी ममालिक भी इसको फॉलो करते हुए इसी तर्ज पर एक मुल्क की काबीना दूसरे मुल्क में जाके इजलास करे। और पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पे लोग सियाहत के लिए आते हैं। हो सकता है कि अफ़गानिस्तान जैसे, श्रीलंका जैसे और इस जैसे कई ममालिक, अरब ममालिक, वो पाकिस्तान में अपनी काबीना के इजलास किया करें तो पाकिस्तान की मईशत में मजबूती आ जाए। शहबाज शरीफ की तरफ से ये बड़ा ज़बरदस्त रुझान इंट्रोड्यूस करवाया गया है। देखते हैं इसके कितने फ़वायद होते हैं। वहाँ पे जो भी फ़ैसले हुए उनमें से कुछ सामने आ चुके हैं और कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आएंगे। बाकायदा एलामिया जारी किया गया है। वहाँ पे क्या पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बनाने के फ़ैसले हुए या क्या कुछ हुआ होगा, इनकी तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो सब के सामने आ गया है। कोई जवाब नहीं बनता कि पाकिस्तान की काबीना को लंदन में क्यों ले जाया गया है। एक मफरूर के सामने काबीना को बैठा दिया गया, वहाँ पे इजलास हुआ, वहाँ पे जो भी फैसले हुए होंगे वो एक अलग बहस है। लेकिन ये जो लोग वहाँ पे गए हैं इनका कुछ और मकसद भी हो सकता है। हमने ये व्लॉग वही मकसद जानने के लिए बनाया है। इस हवाले से थोड़ा सा माजी में जाते हैं, 2011 की बात कर लेते हैं। मेरे सामने खालिद अहचलौधी जो लंदन में होते हैं, उनकी एक रिपोर्ट मौजूद है जो उन्होंने 2011 को नवाए वक्त के लिए भेजी थी। देखते हैं उस रिपोर्ट में खालिद अहचलौधी क्या लिखते हैं। ये 5 जुलाई 2011 का दिन है। आपको नाज़रीन मालूम है कि पाकिस्तान में जुलाई का कैसा मौसम होता है, कितनी ज़्यादा हबस होती है। हबस इतनी ज़्यादा होती है कि खुदा अपना, और हबस को लोग के थपेड़ों से ज़्यादा ख़तरनाक समझा जाता है, खौफनाक समझा जाता है। किसी शायर ने कहा था, वो हबस के लू की दुआ मांगते हैं लोग, कि हबस से बचने के लिए लोगों की दुआ होती है कि इससे तो बेहतर है कि लू चल जाए। इसका मतलब यही लिया जा सकता है कि हबस बहुत ज़्यादा इंसानों को परेशान करती है। और ये 5 जुलाई की तारीख़ है। पाकिस्तान के कुछ लोग लंदन में मौजूद हैं। खालिद अहचलौधी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, माजी में लंदन में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से लंदन प्लान तश्कील पाते रहे हैं। MQM के हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के बाद एक बार फिर लंदन पाकिस्तान की सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। ये जहन में रखें कि ये हम 2011 की रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। खालिद अहचलौधी इस रिपोर्ट में मज़ीद लिखते हैं कि सदर आसफ़ अली ज़रदारी निजी और सरकारी दौरे पर बग़ैर अपने वज़ीर ख़ारजा के बरतानिया आए। उन दिनों वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मिलकर बरतानिया की कमो बेश तमाम आला शख्सियात से आसफ़ अली ज़रदारी ने उनकी मुलाकातें करवाईं। इस मौके पर जब आसफ़ अली ज़रदारी अपने पुत्र के साथ लंदन में मौजूद थे, पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी अपने आला सतही वफ़द के साथ सरकारी दौरे पर लंदन आ चुके थे। इनके साथ अलग से एक वफ़द वज़ीर आला खैबर पी के अमीर हैदर होती भी लंदन में लेके गए हुए थे। कायदे हज़ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली ख़ान और चेयरमैन सेनेट फ़ारूक एच नाइक भी लंदन में मौजूद थे। और उन्हीं दिनों मौलाना फजल रहमान और आफ्ताब शेरपाव भी लंदन आने वाले थे। सेनेटर रज़ा रब्बानी, सेनेटर वसीम सज्जाद और सेनेटर अफराज सियाब खटक भी एक रोज़ पहले लंदन पहुंच चुके थे। डॉक्टर इशरतुल आबाद और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी लंदन के लिए पाकिस्तान से रवाना हो चुके थे। रहमान मलक भी लंदन यात्रा के लिए बेताब बताए जा रहे हैं। ये खालिद अहचलौधी साहब की रिपोर्ट है 2011 की, जो नवाए वक्त में शाया हुई। ये लोग लंदन में क्या पाकिस्तान और तरक्की की खुशहाली की मनसूबाबंदी के लिए गए थे, या फिर क्या ये लोग वहाँ पे बैठ के रजीम चेंज की कोई मनसूबाबंदी कर रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे?
میں نے پہلے بتایا کہ خالد جلودی صاحب کی یہ رپورٹ 5 جولائی کو شائع ہوئی، اسی سے ملتی جلتی ایک خبر 2 جولائی کو بھی نوائے وقت میں شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ میں اور اس خبر میں بہت زیادہ تال میل ہے۔ اس خبر میں کیا کہا گیا تھا جو 2 جولائی کو نوائے وقت میں شائع ہوئی، اس وفد کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے جو لندن میں موجود تھے، کن مقاصد کے لیے گئے تھے، کس نوبل کاز کے لیے گئے تھے، وہ اس خبر میں موجود ہے۔ رپورٹ کے مطابق اور خبر کے مطابق ایک عجیب سی وہاں پہ کھچڑی پکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، پلانے کے وہاں پہ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ پلانے کیا تھی؟ لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے ایک اور اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ نائجیریا کے ایک حکمران کے حوالے سے ہے، سانی اباچا۔ یہ جرنیل تھے، 2 دفعہ انہوں نے فوجی بغاوت میں حصہ لیا، جرنیل بنے تو انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی اقتدار میں آئے ان کے اندر احتساب کا انقلابی جذبہ ابھرا۔ نائجیریا میں بھی کرپشن اسی طرح تھی جس طرح پاکستان میں تھی اور ہے۔ سانی اباچا اس کرپشن کو جڑوں سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ملک کو کسی بھی قسم کی کرپشن سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھا لیا، اس کے لیے وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ ان کے ملک کے بہت سے لوگوں کے، بہت سے سرمایہ کاروں کے، بہت سے کاروباری لوگوں کے، بہت سے بیوروکریٹس کے، بہت سے ججوں کے، بہت سے جرنیلوں کے اکاؤنٹس سوئٹزرلینڈ میں ہیں، اربوں ڈالر کے اکاؤنٹس ہیں۔ سانی اباچا کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، وفد کو ساتھ لیا، سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے۔ وہاں پہ جس اکاؤنٹ میں انہیں پتہ چلا کہ ان کے ملک کے لوگوں کے پیسے جمع ہیں، اربوں ڈالر وہاں پہ موجود ہیں، سانی اباچا نے کوشش کی کہ یہ سارے کا سارا سرمایہ وہاں سے نکال کر اپنے ملک میں لے آئیں۔ انہوں نے ایک بڑے بینک کے بڑے افسر سے ملاقات کی، ان کے آفس میں چلے گئے۔ ان کے وفد کے 2-3 لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس افسر سے بڑی درد مندی سے کہا کہ میرے ملک کو لوٹا گیا ہے، بیڑا غرق کیا گیا ہے سرمایہ کاروں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک کا سرمایہ میرے ملک کو واپس کر دیا جائے۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، معیشت دیوالیہ ہو چکی ہے، ہمارے حالات بہت برے ہیں۔ میں ایک ایک بندے کو کٹہرے میں لانا چاہتا ہوں، اس کو سزا دلوانا چاہتا ہوں۔ سانی اباچا کی طرف سے بینک افسر کو ریکویسٹ کی گئی کہ ان لوگوں کی تفصیل مجھے دے دی جائے جن لوگوں کے یہاں پہ پیسے جمع ہیں، میں ان کو الٹا لٹکا دوں گا، ان سے حساب کتاب برابر کر دوں گا۔ بینک افسر نے پالیسی بتاتے ہوئے کہا کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ انتہائی سیکرٹ ہے، ٹاپ سیکرٹ ہے، ہم اپنے کسی کلائنٹ کا نام نہیں بتاتے، جو کچھ بھی ہو جائے۔ سانی اباچا نے اسے کہا کہ جناب مینیجر صاحب، ہم اس رقم کا ایک بڑا حصہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ صرف ان لوگوں کے نام بتا دیں جن انہوں نے غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ اپنی دولت جمع کروائی ہے، لیکن ہم یہاں سے اپنا پیسہ قانونی طریقے سے اپنے ملک لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اس افسر نے مان کر نہ دیا، اس نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ بہت زیادہ اس نے منت کی، سماجت کی، لیکن افسر ماننے پر تیار نہیں ہوا۔ تو سانی اباچا نے پھر ایک اور حربہ اختیار کیا، اپنی پاکٹ سے سمارٹ پسٹل نکالا، اس افسر کی کن پٹی پر رکھا اور کہا کہ مجھے ابھی ان لوگوں کی لسٹ چاہیے۔ وہ افسر پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اس نے کہا، لرزتی زبان سے کہا، موت اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی بھی لسٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، کسی کا نام بتا دوں۔ سانی اباچا نے کہا ٹھیک ہے، میں 10 سے 1 تک گنوں گا، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو یہ گولی تمہاری کھوپڑی سے پار ہو جائے گی۔ 10 9 8 7 6 5 3 پر پہنچا تو بینک افسر کے جسم پر لرزہ طاری تھا، بید مجنوں کی طرح اس کا جسم کانپ رہا تھا، پسینے اس کے چھوٹ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ، سارے کپڑے اس کے پسینے میں شرابور ہو گئے، اسے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ 3 کے بعد بھی 2 تک آنے کے لیے سانی اباچا نے کہا کہ آپ بتاؤ، نہیں بتاؤ گے تو پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ افسر کو یقین ہو گیا
कि अभी मुझे इस बंदे से कोई नहीं बचा सकता, लेकिन उसने कहा कि मैं अपना हल्फ नहीं तोड़ूंगा, मैं आपको लिस्ट नहीं दूंगा। सानिया बाचा ने 3, 2, 1 कहा और लबलबी पर उसकी उंगली सख्ती से आ गई। उसके बाद ठा की आवाज़ आनी थी, लेकिन आवाज़ नहीं आई। सानिया बाचा ने फिर उसे कहा, मैं आखिरी वार्निंग देता हूँ, एक मैंने कह दिया है, आखिरी वार्निंग देता हूँ कि मुझे लिस्ट दे दो। उसने कहा कि आपने एक कह दिया तो मैं समझा कि मैं मर चुका हूँ, ज़िंदा होते हुए मैंने हाँ नहीं कहा, मैं तो एक तरह से मर चुका हूँ, तो मरने के बाद आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मैं हाँ कह दूँ और लिस्ट आपको दे दूँ। इसके साथ ये एक अजीब किस्म का वहाँ पे वक़ूआ हुआ, अजीबोगरीब वहाँ पे सूरत हाल हुई। सानिया बाचा ने आवाज़ दी, अंदर आ जाओ। अंदर कौन आया? सानिया बाचा का वज़ीर ख़ज़ाना इस्माइल गुरुज़र, नाम फिर नोट कर लें, इस्माइल गुरुज़र। वो अंदर आया, उसने एक बैग टेबल पर रखा और एक फाइल टेबल पर रखी। बैंक अफसर को देखते हुए सानिया बाचा ने कहा, मैनेजर साहब, ये रकम मैं इस बैंक में जमा करवाना चाहता हूँ। मुझे लगता है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरी रकम इस बैंक से ज़्यादा और आपके होते हुए बैंक अफसर से ज़्यादा किसी जगह भी महफूज नहीं हो सकती। फाइल सामने रखी, पैसे जमा करवाए, सानिया बाचा वहाँ से आ गए। अब हम वो बात कर लेते हैं खालिदा चलौदी की खबर की, यहाँ से हमने छोड़ी थी। खालिदा चलौदी कहते हैं 5 जुलाई को रिपोर्ट नवाए वक्त में शाया हुई, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की एलीट क्लास, पाकिस्तान का हुक्मरान तबका लंदन में बैठा हुआ था। हबस के मौसम में जब पाकिस्तान के बेशुमार लोग हबस से तंग आए होते हैं, ये वहाँ पे बैठे हुए लंदन के आलीशान महलात में बैठकर ये सौदे करते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, खबर में क्या था, जो 2 जुलाई को शाया हुई थी, खबर में कहा गया था, वो हम आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान से वहाँ जाने वाले लोग किसी किस्म की खुशहाली और तरक्की की मनसूबाबंदी करने के लिए नहीं गए। पाकिस्तान से जो पैसा लूट कर ले गए हैं, पाकिस्तान से जो वसाइल लूट कर ले गए हैं, वो वहाँ पे अपने अपने तौर पर सरमाया महफूज करने के लिए लंदन में बैठे हुए हैं, लंदन में गए हुए हैं। ये बात मुकम्मल होगी उस रिपोर्ट की। बात हमने शुरू की थी काबीना की, शहबाज शरीफ के साथ जाने वाले लोगों की और खुद शहबाज शरीफ। ये अक्सर लोग ज़मानत पर रहे हैं, ECR में इनका नाम था। इस दौरान वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। पैसे ना जाने इन्होंने कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए होंगे, और फिर इक़्तिदार में आए हुए इनको 1 महीना हो गया। यहाँ भी जहाँ तक इनका झाड़ू फिर सकता था इन्होंने फेरा होगा। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाके इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की की बात की हो, पाकिस्तान की खुशहाली की बात हो, पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से इन्होंने कोई बात की हो या और कुछ किया हो। ये कुछ भी किया होगा जिसकी हमने बात की है, तरक्की की बात की होगी, खुशहाली की बात की होगी, किस तरह से इलेक्शन में जाना है और क्या कुछ करना है। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों का अव्वलीन मकसद ये भी हो सकता है कि अपनी दौलत को किस तरीके से वहाँ पे ले जाना है और किस तरीके से जमा करवाना है। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की तरफ से वो रुझान भी पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की गई है। दूसरे ममालिक के हुक्मरान भी पाकिस्तान में आके काबीना के इजलास करें, और ये भी इनका मकसद हो सकता है जो लोग वहाँ पे गए हैं इन्होंने वहाँ पे मज़ीद उसी तरह की सरमायाकारी की हो जिस तरीके से ये पहले करते रहे हैं। एवन फील्ड वहाँ पे बनाया गया, उनके आज तक सबूत ये पाकिस्तान में अदालतों को नहीं दे सके, और फिर वो सुरखरू भी होने वाले हैं जो सज़ाएं हुई थी। तो इनको पता है कि ना पहले इनका कुछ बिगड़ सकता है ना आइंदा कुछ बिगड़ेगा, इसलिए ये एक बार फिर पाकिस्तान के वसाइल वहाँ जमा करवाने के लिए ले गए हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।